बैंगलोर में रात होती है, अंधेरा छा जाता है, लेकिन परछाइयों में कुछ और हलचल मचाता है। रात की हवा में एक फुसफुसाहट यात्रा करती है। एक नाम, नालेबा। यह सुनने वालों की रीढ़ की हड्डी में कंपी भेजता है। कहानी शुरू होती है 1990 के दशक में। एक समय जब बैंगलोर परछाइयों और रहस्यों का शहर था। यह एक दस्तक से शुरू हुआ। दरवाजे पर एक साधारण दस्तक, लेकिन यह कोई साधारण आगंतुक नहीं था। किंवदंती थी। अगर आपने नालेबा के लिए अपना दरवाजा खोला तो आप सुबह की रोशनी कभी नहीं देख पाएंगे। कहानियां और बढ़ गईं और भयानक। लोगों ने दावा किया कि उनके दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कुछ ने तो उसे देखने का भी दावा किया। एक छायादार आकृति, अंधेरे में दुबकी हुई, उसकी आंखें लाल चमकती थीं। उन्होंने कहा, उसकी हंसी ने आपकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी। दहशत ने बैंगलोर को जकड़ लिया। माता पिता अपने बच्चों को घर के अंदर रखते थे। दरवाजे बंद कर दिए गए थे। अंधेरा होते ही सड़कें खाली हो गईं। शहर जो कभी जीवंत और जीवित था, अब डर के मारे अपनी सांस रोककर रखता था। लोग मरने लगे। नालेबा असली थी। नालेबा की कथा एक द्रुतशीतन कथा है। डर और अंधविश्वास की कहानी जिसने पूरे शहर को जकड़ लिया। लेकिन क्या इस कथा में कोई सच्चाई थी, या यह केवल लोगों की कल्पनाओं का एक अंश था जो भय और व्यामोह से प्रेरित था? कुछ इसे एक साधारण भूत की कहानी के रूप में खारिज करते हैं। दूसरों का मानना है कि एक और भयावह व्याख्या थी। उन्नीस के दशक का बैंगलोर दो दुनियाओं के बीच फंसा एक शहर था। यह तेजी से परिवर्तन का समय था, जहां एक शांत, अधिक पारंपरिक अतीत की गूंज अभी भी एक आधुनिक महानगर के बढ़ते विकास के बीच बनी हुई थी। शहर उस आईटी हब बनने की कगार पर था जिसे हम आज जानते हैं। सड़कें जो कभी विशाल बंगलों और शांत गलियों से सजी थीं, धीरे धीरे विशाल अपार्टमेंट परिसरों और हलचल भरे व्यावसायिक जिलों को रास्ता दे रही थीं। फिर भी इस बदलते परिदृश्य के बीच समुदाय और साझा इतिहास की भावना अभी भी मजबूत थी। इसी पृष्ठभूमि में नालेबा की कथा ने जड़ें जमा लीं। जैसे ही 1990 के दशक के बैंगलोर में सूरज डूबता था, शहर में एक स्पष्ट परिवर्तन छा जाता था। यह केवल लुप्त होती रोशनी नहीं थी, यह बार बार बिजली गुल होना था जिसने पूरे मोहल्लों को अंधेरे में डुबो दिया। ये ब्लैकआउट केवल एक असुविधा से कहीं अधिक थे। वे चिंता का कारण थे। यातायात की लयबद्ध गूंज एक बेचैन करने वाली खामोशी का रास्ता देगी। टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट या कभी कभार मिट्टी के तेल के दीपक से मंद रोशनी वाली सड़कों ने एक भयानक, लगभग भयावह गुणवत्ता प्राप्त कर ली। प्रकाश की कमी ने इंद्रियों को तेज कर दिया, जिससे पत्तों की हर सरसराहट, खिड़की के शीशे की हर चीख किसी घुसपैठिए के आने जैसी लगने लगी। इन्हीं बिजली कटौती के दौरान नालेबा की कथा को अपनी द्रुतशीतन गति मिली। बैंगलोर अपनी बढ़ती आधुनिकता के बावजूद परंपरा और लोक कथाओं में गहराई से निहित रहा। देवी देवताओं, परोपकारी आत्माओं और शरारती संस्थाओं की प्राचीन कहानियां रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुनी गई थीं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही अंधविश्वासों का विशेष प्रभाव था, जो विश्वासों को आकार देते थे और कार्यों को प्रभावित करते थे। विश्वास और अंधविश्वास की इस उपजाऊ भूमि ने बार बार बिजली गुल होने से बने बेचैन माहौल के साथ मिलकर नालेबा की कथा के लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल प्रदान किया। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फुसफुसाई गई कहानी ने अपने जीवन को ग्रहण कर लिया, मौजूदा भय और चिंताओं को खिलाया। 1990 के दशक में बैंगलोर को घेरने वाले शाब्दिक और रूपक दोनों अंधेरे ने एक ऐसा वातावरण बनाया जहां वास्तविकता और लोक कथाओं के बीच की रेखा धुंधली थी। नालेबा किंवदंती की सटीक उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। हालांकि अधिकांश खाते इसकी उत्पत्ति का पता उन परेशान करने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला से लगाते हैं जिन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में बैंगलोर को त्रस्त किया था। ये घटनाएं, जो अक्सर शहर की कुख्यात बिजली कटौती के दौरान होती थीं, एक द्रुतशीतन समान पैटर्न का पालन करती थीं। अंधेरा छा जाएगा,
शहर को एक अनावश्यक खामोशी में डुबो देगा। परिवार घर के अंदर इकट्ठा होते थे, उनके घर टिमटिमाते मोमबत्तियों या मिट्टी के तेल के लैंप से जगमगाते थे। कमजोरी के इन्हीं क्षणों में दस्तक आती थी। इन अजीब घटनाओं की खबर शहर के घनिष्ठ समुदायों में तेजी से फैल गई। जैसे जैसे किंवदंती बढ़ती गई, वैसे वैसे एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता भी बढ़ती गई। एक ऐसा नाम जो उस डर को आकार दे सके जिसने शहर को जकड़ लिया था। तभी नालेबा शब्द सामने आने लगे, रहस्य के संभावित उत्तर के रूप में धीमे स्वर में फुसफुसाते हुए। कन्नड़ में बेंगलोर की स्थानीय भाषा नालेबा का अनुवाद कलाव होता है। यह साधारण वाक्यांश अशुभ दस्तक के जवाब में कहा गया, अज्ञात इकाई को खुश करने के लिए कहा गया था। परिवारों ने अपने बच्चों को निर्देश दिया कि वे कभी भी अंधेरा होने के बाद दरवाजा न खोलें। अगर दस्तक हो तो हमेशा नालेबा के साथ जवाब दें। नालेबा नाम जो कभी एक सहज वाक्यांश था, भय का पर्याय बन गया। नालेबा की कथा एक वायरस की तरह पूरे बेंगलोर में फैल गई, जिससे शहर का कोना कोना डर से संक्रमित हो गया। जो अंधेरी गलियों में फुसफुसाहट के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्द ही हलचल भरे बाजारों और भीड़ भरी बसों में धीमी बातचीत का मुख्य विषय बन गया। शहर जो कभी अपने सहज आकर्षण के लिए जाना जाता था, अब एक स्पष्ट तनाव से धड़क रहा था। अंधेरा छा जाने पर सबसे ज्यादा डर होता था। घरों की कभी स्वागत योग्य चमक, जो अब बंद और अंधेरी हो चुकी है, ने एक ऐसे शहर की द्रुतशीतन तस्वीर चित्रित की जो अपने डर का कैदी था। बच्चों के चंचल चिल्लाहट एक सामान्य शाम का राग एक बेचैन करने वाली खामोशी से बदल दिया गया था। यहां तक कि काम से घर पैदल चलना भी नसों का इम्तिहान बन गया था। हर परछाई में नालेबा का खतरा मंडराता नजर आ रहा था। जैसे जैसे नालेबा के डर ने बेंगलोर पर अपनी पकड़ मजबूत की, अलिखित नियमों का एक समूह सामने आया। ये नियम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पारित एक अजीब तरह का सुसमाचार बन गए। सबसे महत्वपूर्ण नियम एक मंत्र की तरह दोहराया गया। अंधेरा होने के बाद कभी भी दरवाजे पर दस्तक का जवाब नहीं देना था, चाहे रैपिंग कितनी भी लगातार क्यों न हो, चाहे आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों न लगे। नियम निरपेक्ष था। दरवाजा मत खोलो। अगर दस्तक हुई तो निर्धारित प्रतिक्रिया सरल थी। नालेबा स्पष्ट और दृढ़ता से बोली गई। यह वाक्यांश, जिसका अर्थ है कल आओ, इकाई को खुश करने के लिए माना जाता था। यह कई घरों में एक रात का अनुष्ठान बन गया, अंधेरे में फुसफुसाकर सुरक्षा के लिए एक हताश याचना। जबकि नालेबा का डर जंगल की आग की तरह फैल गया, हर कोई उन्माद के आगे नहीं झुका। संशयवादी उभरे, किंवदंती की वैधता पर सवाल उठाते हुए और उन घटनाओं के लिए अधिक सांसारिक स्पष्टीकरण का सुझाव देते हुए जिन्होंने शहर को जकड़ लिया था। कुछ ने शहर की बढ़ती अपराध दर की ओर इशारा किया, यह सुझाव देते हुए कि अवसरवादी अपराधी नालेबा की कथा का उपयोग अपने नापाक कामों के लिए एक आवरण के रूप में कर रहे थे। अंधेरे ने व्यापक भय के साथ मिलकर चोरी, हमले और यहां तक कि हत्या के लिए एक आदर्श वातावरण बनाया। दूसरों ने तर्क किया कि बिजली गुल होना चिंता का एक निरंतर स्रोत एक सामूहिक भ्रम को बढ़ावा दे रहा था। पुलिस हालांकि शुरू में किंवदंती को खारिज कर रही थी, बढ़ती अशांति को स्वीकार करने के लिए मजबूर थी। जैसे जैसे नालेबा किंवदंती की पकड़ बेंगलोर पर मजबूत होती गई, वैसे वैसे इसके वास्तविक स्वरूप को लेकर अटकलें भी बढ़ती गईं। लोक कथाओं और प्राचीन मान्यताओं में डूबे शहर में शायद यह अपरिहार्य था कि अलौकिक सबसे सम्मोहक व्याख्या प्रदान करेगा। एक तामसिक आत्मा की फुसफुसाहट पिछले अन्याय का प्रतिशोध लेने की मांग करते हुए गलियों और गलियों में गूंजती रही। एक लोकप्रिय सिद्धांत इस विश्वास के इर्द गिर्द केंद्रित था कि नालेबा एक अन्यायपूर्ण महिला की आत्मा थी। उसकी बेचैन आत्मा शांति न पा सकने के कारण अब शहर में घूमती रही, उन लोगों को निशाना बना रही थी जिन्होंने अंधेरे में अपने दरवाजे खोलने की हिम्मत की थी। भारतीय लोक कथाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री के भीतर समान संस्थाओं की कहानियां मौजूद थीं। एक तामसिक आत्मा के रूप में नालेबा में विश्वास को देखे जाने के दावों से और बल मिला।
जबकि अलौकिक सिद्धांतों ने बेंगलोर की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर अपना प्रभाव डाला, दूसरों ने नालेबा घटना के लिए एक और सांसारिक व्याख्या देखी। संशयवादियों ने, हालांकि अक्सर डर के कोरस से डूब जाते थे, शहर की बढ़ती अपराध दर और अपराधियों के अवसरवादी स्वभाव की ओर अधिक प्रशंसनीय व्याख्या के रूप में इशारा किया। उन्होंने तर्क किया कि किंवदंती ने उन लोगों के लिए एकदम सही आवरण प्रदान किया जो अंधेरे और व्यापक भय का फायदा उठाना चाहते थे। दरवाजे पर एक साधारण दस्तक, बिजली गुल होने की खामोशी से प्रबलित, आसानी से नालेबा के कॉलिंग कार्ड के लिए गलत हो सकती है, जिससे अपराधियों को घरों में प्रवेश करने और अंधविश्वास की आड़ में अपने नापाक कामों को अंजाम देने की अनुमति मिलती है। उन्होंने तर्क किया कि शहर को जकड़ लेने वाले डर ने भेद्यता का माहौल बना दिया था, जिससे लोग हेरफेर के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए थे और असामान्य घटनाओं पर सवाल उठाने की संभावना कम हो गई थी। इस डर का फायदा उठाते हुए अपराधी सापेक्ष दंड से मुक्ति के साथ काम कर सकते थे। नालेबा की कथा का उपयोग संदेह को दूर करने और अराजकता बोने के लिए एक ढाल के रूप में कर सकते थे। इन अवसरवादी अपराधियों की पहचान के बारे में सिद्धांत प्रचुर मात्रा में थे। कुछ ने एक गिरोह के बारे में फुसफुसाया जो नालेबा की मुदंती की आड़ में काम कर रहा था, जिस डर ने उन्होंने पैसा निकालने या अनुबंध हत्याओं को अंजाम देने के लिए पैदा किया था। दूसरों का मानना था कि यह अलग अलग अपराधियों का काम था जो अपने अपराधों को छिपाने और पकड़े जाने से बचने के लिए किंवदंती का इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे नालेबा की किंवदंती बेंगलोर को जकड़ती रही, इसने शहर के भीतर एक गहरा विभाजन पैदा कर दिया। एक तरफ वे लोग थे जो पूरे दिल से अलौकिक में विश्वास करते थे। उनका विश्वास तर्क या कारण से अडिग था। उनके लिए नालेबा एक ठोस खतरा था, एक द्वेषपूर्ण इकाई जिसके लिए सम्मान, भय और जीवित रहने के अलिखित नियमों के पालन की मांग की गई थी। दूसरी तरफ संशयवादी खड़े थे, वे लोग जो अकथनीय के लिए तर्क संगत स्पष्टीकरण चाहते थे। उन्होंने शहर के बदलते सामाजिक ताने बाने, बढ़ती अपराध दर और व्यापक भय के योगदान कारक के रूप में सुझाव की शक्ति की ओर इशारा किया। उन्होंने तर्क किया कि नालेबा एक प्रेत था, सामूहिक कल्पना की उपज, अंधेरे, चिंता और अराजकता में पैटर्न की तलाश करने की मानवीय प्रवृत्ति से प्रेरित था। बहस छिड़ी रही। अक्सर परिवारों और दोस्तों के बीच विश्वास की स्थायी शक्ति और अज्ञात के साथ तर्क को समेटने के लिए मानवीय संघर्ष को उजागर करती है। समाचार पत्रों ने बहस को और हवा देते हुए तर्क के दोनों पक्षों की खोज करते हुए लेख प्रकाशित किए। बीच में फंसी पुलिस ने अलौकिक दावों और अधिक सांसारिक अपराधों की संभावना दोनों की जांच करते हुए व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करते हुए एक बारीक रेखा पर चल दिया। नालेबा किंवदंती अपनी सत्यता की परवाह किए बिना एक सामाजिक घटना बन गई थी, एक प्रिज्म जिसके माध्यम से एक संक्रमणकालीन शहर की चिंताओं, विश्वासों और गलती रेखाओं को अपवर्तित किया गया था। इसने लोगों को अपने गहरे डर का सामना करने, दुनिया के बारे में अपनी समझ पर सवाल उठाने और झांत के दायरे से परे क्या है कि स्थायी रहस्य से जूझने के लिए मजबूर किया। नालेबा की कथा केवल फुसफुसाहट और अफवाहों का संग्रह नहीं थी। यह अनगिनत व्यक्तिगत अनुभवों के ताने बाने में बुना गया था। प्रत्येक पिछले वाले की तुलना में अधिक द्रुत शीतन था। बंद दरवाजों के पीछे धीमे स्वर में साझा किए गए ये वृत्तांत बेंगलोर को जकड़ लेने वाले डर और लोगों के जीवन पर किंवदंती के वास्तविक प्रभाव की एक विशद तस्वीर पेश करते हैं। ऐसा ही एक वृत्तांत लक्ष्मी नाम की एक अधेड़ उम्र की गृहिणी का आया, जो शहर के बाहरी इलाके में एक शांत पड़ोस में रहती थी। साधारण विश्वास वाली महिला लक्ष्मी ने हमेशा नालेबा की कहानियों को केवल अंधविश्वास के रूप में खारिज कर दिया था, जब तक कि एक रात उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई। यह एक विशेष रूप से खराब बिजली कटौती के दौरान था। उसने याद किया, उस तरह की बिजली कटौती जिसने पूरे पड़ोस को दमनकारी अंधेरे में डुबो दिया था। उसका परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा हुआ था। उनके चेहरे एक मोमबत्ती से मंद रोशनी में थे। उनकी आवाजें धीमी थीं, क्योंकि वे बाहर की बेचैन करने वाली खामोशी से खुद को विचलित करने के लिए कहानियां साझा कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर एक तेज दस्तक घर में गूंज उठी। उनकी बातचीत को खामोश कर दिया और कमरे में डर का एक झटका भेज दिया। लक्ष्मी, उसका दिल धड़क रहा था।
दरवाजे की ओर रेंगता हुआ। उसका हाथ कांप रहा था क्योंकि वह कुंडी तक पहुंची थी। अस्थिर स्कोर, असली अपराध या नालेबा का हाथ। जैसे जैसे नालेबा की कथा फैली, वास्तविक भय को अवसरवादी अपराध से अलग करना मुश्किल होता गया। शहर जो पहले से ही बढ़ती अपराध दर से जूझ रहा था, उन लोगों के लिए उपजाऊ जमीन बन गया जो स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। किंवदंती का उपयोग अपने नापाक कामों के लिए एक सुविधाजनक आवरण के रूप में करते थे। एक विशेष रूप से परेशान करने वाले मामले में रमेश नाम के एक बुजुर्ग दुकानदार की मौत शामिल थी। अपनी उदारता और दयालु हृदय के लिए जाने जाने वाले रमेश को एक सुबह उसकी दुकान में मृत पाया गया। उसका शरीर बेरहमी से पीटा गया, कैश रजिस्टर खाली कर दिया गया। पुलिस शुरू में एक डकैती के गलत होने पर संदेह कर रही थी। जबरन प्रवेश की कमी और हमले के प्रतीत होने वाले व्यक्तिगत स्वभाव से चकित थी। अफवाहें तेजी से फैलीं कि रमेश नालेबा का शिकार हो गया था। कुछ ने फुसफुसाया कि उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से अंधेरा होने के बाद उसके दरवाजे पर दस्तक दी, जबकि दूसरों ने दावा किया कि उसने किसी अज्ञात तरीके से इकाई को नाराज कर दिया था। हालांकि पुलिस आश्वस्त नहीं थी। हमले की क्रूरता और लापता धन एक अधिक मानवीय मकसद की ओर इशारा करते हैं। जैसे जैसे जांच गहरी होती गई, एक अलग कहानी सामने आने लगी। पता चला कि रमेश लंबे समय से एक स्थानीय गिरोह के साथ अवैतनिक सुरक्षा धन को लेकर विवाद में था। अपनी क्रूरता के लिए जाने जाने वाले गिरोह ने रमेश को कई मौकों पर धमकी दी थी, लेकिन उसने उनकी मांगों के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। एक शहर जख्मी नालेबा की स्थायी विरासत बेंगलोर ने उन दशकों में एक नाटकीय परिवर्तन किया है जब से नालेबा किंवदंती ने शहर को बंदी बना लिया था। बार बार बिजली गुल होने और अंधेरा होने के बाद उसकी सड़कों पर छा जाने वाली भयानक खामोशी के दिन गए। आज बेंगलोर एक वैश्वीकृत महानगर की ऊर्जा के साथ स्पंदित है। इसका क्षितिज प्रगति और समृद्धि की रोशनी से जगमगा रहा है। फिर भी आधुनिकता के इस आवरण के नीचे नालेबा की कथा एक लंबी परछाई डालती रहती है। यह शहर की सामूहिक स्मृति में रहता है, उस समय का एक द्रुतशीतन अनुस्मारक जब भय सर्वोच्च था और वास्तविकता और अंधविश्वास के बीच की रेखा अज्ञात के एक भयानक टेपेस्ट्री में धुंधली हो गई थी। किंवदंती बेंगलोर की सांस्कृतिक चेतना में गहराई से समा गई है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे अक्सर मनोरंजन और आशंका के मिश्रण के साथ साझा किया जाता है। बच्चों को फुसफुसाई जाने वाली एक सतर्क कहानी और वयस्कों के लिए रुग्ण आकर्षण का स्रोत है। नालेबा नाम अभी भी एक जानकार नजर डालता है, उस डर की एक साझा समझ जिसे उसने कभी जगाया था। आज भी किंवदंती के अवशेष शहर के शहरी परिदृश्य में उकेरे जा सकते हैं। पुराने घर जो कभी नालेबा के देखे जाने के केंद्र में थे, अभी भी बुराई को दूर करने के लिए किए गए हताश प्रयासों के निशान रखते हैं। दरवाजों के ऊपर चित्रित धार्मिक प्रतीक, दीवारों में जड़े हुए ताबीज और कभी-कभी लोहे का त्रिशूल जमीन में मजबूती से लगा होता है। मन की आंख, डर के अनदेखे निशान, जबकि नाले बा किंवदंती के मूर्त अवशेष समय के साथ लुप्त हो सकते हैं। सामूहिक भय की इस अवधि का मनोवैज्ञानिक प्रभाव शहर के मानस के भीतर गूंजता रहता है। यह विश्वास की शक्ति, भय की संक्रामक प्रकृति और तर्क को अज्ञात के साथ समेटने के लिए चल रहे मानवीय संघर्ष के एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। उन वर्षों के दौरान जीने वाले कई लोगों के लिए किंवदंती ने दुनिया के बारे में उनकी धारणा पर एक अमिट छाप छोड़ी। एक बार इतना व्यापक भय कम हो गया होगा, लेकिन इसने अपने पीछे भेद्यता की एक ऊंची भावना, एक सुस्त बेचैनी छोड़ दी, जो शांत क्षणों में टिमटिमाती रोशनी द्वारा डाली गई छाया में फिर से उभर आती है। जिन माता पिता ने शहर पर नालेबा की पकड़ के डर को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, वे अक्सर अनजाने में ही उन चिंताओं को अपने बच्चों तक पहुंचाते हुए पाते हैं। सोने के समय की कहानियां, जो कभी काल्पनिक जीवों और वीरतापूर्ण कार्यों से भरी होती थीं, अब एक सतर्क स्वर रखती है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के खतरों का एक सूक्ष्म अनुस्मारक जो छाया में दुबके रहते हैं। नालेबा की कथा ने सामाजिक व्यवस्था की नाजुकता को भी उजागर किया। यह प्रदर्शित किया कि कैसे भय और अंधविश्वास विश्वास और तर्क को जल्दी से मिटा सकते हैं। उस युग की घटनाएं एक सतर्क कहानी के रूप में काम करती हैं।
रचनात्मक सोच के महत्व, सामूहिक उन्माद के खतरों और संदेह की स्वस्थ खुराक और सच्चाई की तलाश करने की प्रतिबद्धता के साथ अपने डर का सामना करने की आवश्यकता की याद दिलाती है। नालेबा की सुस्त गूंज, नालेबा की कहानी भय, अंधविश्वास और अंधेरे की शक्ति के लिए एक द्रुत शीतन वसीयतनामा के रूप में खड़ी है जो सबसे जीवंत शहरों को भी जकड़ सकती है। क्या नालेबा एक तामसिक आत्मा थी, एक चालाक अपराधी, या बस एक शहर की सामूहिक चिंताओं की उपज थी? उत्तर उन परेशान करने वाले समय के दौरान बैंगलोर पर छाए हुए साए की तरह मायावी बना हुआ है। क्या एक वास्तविक अपराध लहर ने किंवदंती का फायदा उठाया, या क्या किंवदंती ने ही बैंगलोर के निवासियों के दिमाग में एक राक्षस को जन्म दिया? शायद सच्चाई कहीं बीच में है, अवसरवाद और आदिम भय का एक धुंधला मिश्रण। नालेबा की कथा बैंगलोर की गलियों से गूंजती रहती है, शहर के अतीत की एक भूतिया याद और हमारी धारणाओं को आकार देने, हमारी कल्पनाओं को बढ़ावा देने और हमारे दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों में रहने के लिए कहानियों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यहां तक कि जैसे जैसे शहर एक उज्जवल भविष्य की ओर दौड़ रहा है, नालेबा की फुसफुसाहट एक द्रुतशीतन अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कुछ कहानियां कुछ डर की तरह वास्तव में कभी नहीं मरती। वे बस परछाई में प्रतीक्षा करते हैं। जब हम कम से कम उम्मीद करते हैं तो उभरने के लिए तैयार होते हैं। आप क्या मानते हैं?